Assalamu alaikum. Today we will start a 8 marker question on the topic consumer surplus. Okay. So your question is analyze using analyze using price elasticity. Analyze using price elasticity of demand. Explain how consumer surplus changes with elastic with elastic and inelastic demand. 8 marks. So it's been now plenty of times I have told you guys the marks distribution. Now it's been a plenty of time. Your first assessment objective is knowledge, and you get 3 marks for the knowledge part. Your assessment objective 2 is analysis, and you get 3 marks for analysis. Your assessment objective 3 is conclusion, that is evaluation, and you get 2 marks for the evaluation. I think this is the last time I'm writing down the marks distribution. Okay. So in order to gain the knowledge mark, how many definitions can I write? इस क्वेश्चन में मुझे 4 definitions दिख रही है: पीईडी, कंज्यूमर सरप्लस, ओके, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक डिमांड, राइट? So let's start. Okay, so first I will write the formula. Define PED plus formula. Okay. Then I can define consumer surplus. Define consumer surplus प्लस फॉर्मूला. सर पहले पीईडी को डिफाइन करेंगे, फॉर्मूला बताएंगे, उसके बाद बताएंगे कंज्यूमर सरप्लस, उसका फॉर्मूला. उसके बाद वी विल डिफाइन इलास्टिक डिमांड एंड देन इन इलास्टिक डिमांड. ओके. So we will get 3 marks for the knowledge part. Okay. Then we will start analysis कि इलास्टिक में कंज्यूमर सरप्लस पे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इन इलास्टिक में क्या पड़ेगा. सही. तो हम क्या बताएंगे इसको? इन केस ऑफ इलास्टिक डिमांड, in case of elastic demand consumer surplus will in case of elastic demand consumer surplus will increase. इलास्टिक डिमांड के केस में कंज्यूमर सरप्लस इंक्रीज होगा. क्यों इंक्रीज होगा? बिकॉज इन इलास्टिक में सब्सटीट्यूट ज़्यादा हैं. सो कंज्यूमर विल बी लेस विलिंग टू पे हायर प्राइसेस. ठीक है. आपको याद है मैंने आपको टॉपिक में पढ़ाया था सर, इन इलास्टिक में कंज्यूमर सरप्लस बढ़ेगा क्योंकि कंज्यूमर कम प्राइस पे करने के लिए बिल कर रहे होंगे. और साथ साथ इसके साथ साथ हम डायग्राम बनाएंगे. इलास्टिक की कौन सा कर्व बनेगा? फ्लैटर, स्टीप. और कंज्यूमर सरप्लस का एरिया लिखेंगे. कौन सा बनेगा बेटा, फ्लैटर या स्टीप? ठीक है. फिर सेम मैं इन इलास्टिक का बताऊंगा इसको कि इन इलास्टिक डिमांड में कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा? इन इलास्टिक में कंज्यूमर सरप्लस डिक्रीज होगा. सही है. इन इलास्टिक में कंज्यूमर सरप्लस डिक्रीज होगा बिकॉज दे आर कंज्यूमर्स आर मोर विलिंग टू पे हायर प्राइसेस. कंज्यूमर ज़्यादा प्राइस पे करने के लिए क्यों विल कर रहे हैं? क्योंकि इन इलास्टिक में सब्स्टिट्यूट्स कम होते हैं, प्रोडक्ट नेसेसिटी होता है. तो साथ साथ हम इसकी भी डायग्राम बना देंगे और इसके बाद कंज्यूमर सरप्लस का एरिया भी मार्क करेंगे. मतलब हम डायग्राम को बेसिकली समझा भी रहे होंगे एक तरीके से. और फिर हम लोग यहाँ तक हमें एनालिसिस के मार्क्स, यहाँ तक हम लोग 6 मार्क्स स्कोर कर लेंगे. उसके बाद हम लोग कंक्लूजन का मार्क लिखने के लिए हम कुछ चीज़ें लिखेंगे. हम लिखेंगे कि यार इंसान की विलिंगनेस बदली हो सकती है. कैसे बदली हो सकती है? विलिंगनेस कैन चेंज. विलिंगनेस कैन चेंज ऑफ एन इंडिविजुअल
थ्रू टू थिंग्स, विलिंगनेस इंसान की बदली हो सकती है थ्रू एडवर्टीजमेंट एंड थ्रू टेस्ट एंड पैटर्न्स। ठीक है बेटा, अभी तो हम लोगों ने देखें, अभी तो हम लोग आंसर लिखने से पहले पहले मार्किंग स्कीम बनाते हैं। ये मैं आप लोगों की आदत डलवा रहा हूँ। एक वक्त आएगा जब आप सवाल देख के खुद ही आप दिमाग में मार्किंग स्कीम बनाना शुरू कर देंगे। पेपर के एंड तक, पेपर के आखिरी दिन तक हम लोग मार्किंग स्कीम भी बनाएंगे और पूरा आंसर भी लिखेंगे। क्योंकि जब आपकी ये जो नोटबुक है ना, जो आपके पास मौजूद है, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं फॉरेन कंट्रीज से, जो पाकिस्तान वाले हैं, जो फिजिकल बच्चे पढ़ते हैं, वो भी ये रिकॉर्डिंग्स यूज करते हैं अपने रिवीजन के लिए। तो जब वो बच्चे ये रिकॉर्डिंग देखते हैं ना, तो उनके पास कॉपी के अंदर उनकी जो नोटबुक है उसके अंदर सारे लेक्चर्स, उनके सारे टॉपिकल्स, उसके बाद एंड में सारे ईयरली सब कुछ मौजूद है। तो आपको ना बुक पढ़ने की जरूरत है, ऑल यू नीड इज योर नोटबुक। आपकी नोटबुक जो है वो आपकी की टू योर ए ग्रेड है। आप अपनी नोटबुक खोलोगे, अच्छा भाई कंज्यूमर ने कंज्यूमर सरप्लस कराया था टीचर ने, इसका सवाल ये मार्किंग स्कीम, नो नीड टू राइट द फुल आंसर। पूरा आंसर पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मार्किंग स्कीम देखिए, अच्छा भाई इस सवाल में ये पॉइंट आएगा, तो आपको ये वहां पर काम आएगी। और ट्रस्ट मी, पेपर के आखिरी दिन आप मुझे दुआ दे रहे होंगे, जिस तरीके से आप सेकंड्स में रिवाइज कर रहे होंगे, तो आप बोलेंगे यार इस बंदे ने काम करा है बेहतरीन। और पेपर में फिर और दुआ देंगे। ठीक है, ओके स्टार्ट करें, आगे चलें। ओके, दिस इज जस्ट अ मोटिवेशन मैसेज फॉर यू। आई जस्ट रिसीव दिस मैसेज टुडे on today's 9th of October. I just received this message today. Today was AS Economics exam of October November 2024. Okay, this message is just for motivation purpose. I don't know who is. Assalamu alaikum sir, my name is Ahmed. I am from Lahore. Today was my AS Economics exam. Alhamdulillah, thanks to you, it went amazing. I wasn't fully prepared for my exam in the week leading to it. Only when 6 days were left, I heard about your YouTube channel from Facebook and began to binge your AS past paper series. It was due to that series that I was able to not finish my prep, but also preparation, but also learn how to crack the question. So when today's exam came in front of me, गौर से सुनिएगा. So when today's exam came in front of me, I was delighted to see that one of the two questions from macro and micro were the ones which you had practiced numerous times on your channel. मैंने आपको बोला है कि माइक्रो के अंदर सवाल इलास्टिसिटी के ऊपर इंशाल्लाह इंशाल्लाह आएगा. इस साल का मैं जो भी गेस्ट पेपर बनाऊंगा फिर आपके साथ शेयर करूंगा, तो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा, आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा मैं इस साल का तुम्हारे आप लोगों के साथ गेस्ट पेपर शेयर करूंगा मई जून 2025 का, तो आप लोगों को इंशाल्लाह पता चल जाएगा. फिर इसने एंड में मेरा दिल जीत लिया. आई स्टिल हैव माई E2 एग्जाम ऑन 15th. ये एक्सेलरेटेड का बच्चा है. यू आर अ लाइफ सेवर. ठीक है, तो इस बच्चे को अगर ये यूट्यूब चैनल फिर से देखेगा तो ऑल थैंक्स टू यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम. दिस इज अ मोटिवेशन फॉर दी स्टूडेंट्स गिविंग एग्जाम इन मई जून 2025. ओके. Okay, so this was a motivation message for you. Now we will write this whole answer inshallah so we can cover this topic. Okay, सही है, तो हम लोग स्टार्ट इस आंसर को, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. ओके, सबसे पहले फर्स्ट वी विल गिव यू डेफिनेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इट हैज बीन टोल्ड न्यूमरस ऑफ टाइम्स, थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स मैं आपको बता चुका हूँ व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो बेटा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करता है रिस्पॉन्सिवनेस के, प्राइस के चेंज की वजह से क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आएगा. तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स रिस्पॉन्सिवनेस, दैट हाउ मच विल बी द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू अ चेंज इन प्राइस. So price elasticity of demand measures responsiveness. Price elasticity of demand measures responsiveness of percentage change in percentage change in quantity demanded, of percentage change in quantity demanded due to percentage change in price. Price elasticity of demand measures responsiveness of percentage change in quantity demanded due to percentage change in price. And the formula is PED is equal to percentage change in quantity demanded, percentage change in quantity demanded upon
परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ओके, ये फर्स्ट डेफिनेशन हो गई। सेकंड डेफिनेशन मैं कंज्यूमर सरप्लस की बताऊंगा। सर कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है बेटा? कंज्यूमर सरप्लस दो चीजों का डिफरेंस होता था, प्राइस यू आर विलिंग टू पे एंड यू एक्चुअली पे। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता था उसको कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस। सो व्हाट इज कंज्यूमर सरप्लस? कंज्यूमर सरप्लस is the difference between consumer surplus is the difference between price you are willing to pay. Consumer surplus is the difference between price you are willing to pay and you actually pay। ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस दो चीजों का डिफरेंस है, विलिंगनेस का और एक्चुअल प्राइस का। एंड द फॉर्मूला इज कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू विलिंगनेस, कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू विलिंगनेस माइनस एक्चुअल प्राइस। ओके, ये हमने कंज्यूमर सरप्लस लिख दिया। कंज्यूमर सरप्लस दो चीजों का डिफरेंस है, विलिंगनेस का और एक्चुअल प्राइस का। अब हमें इसको बताना है इलास्टिक डिमांड क्या होती है और इनइलास्टिक क्या होती है। इतनी बार करा दिया बेटा, कोई बच्चा मुझे याद दिलाएगा इलास्टिक क्या है, इनइलास्टिक क्या होती है? इलास्टिक डिमांड में आंसर ग्रेटर देन वन होता है और इलास्टिक में सब्स्टिट्यूट ज्यादा होते हैं, ऐसा ही है। इलास्टिक डिमांड इज व्हेन पीडी इज ग्रेटर देन वन, कॉमा इट हैज हाई रिस्पॉन्सिवनेस, comma it has high responsiveness, which means there are more substitutes available, which means there are more substitutes available, which means there are more substitutes available. So consumer have, so consumer have more chances to switch. So consumer have more chances to switch if there are, if there are changes in prices. So consumers have more chances to switch if there are changes in prices. Okay, इनइलास्टिक इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। क्या है इनइलास्टिक डिमांड? इनइलास्टिक डिमांड, इनइलास्टिक डिमांड इज लेस देन वन, कॉमा इनइलास्टिक में आंसर लेस देन वन है, कॉमा इलास्टिक में हाई रिस्पॉन्सिवनेस है तो इनइलास्टिक में होगी लो रिस्पॉन्सिवनेस, कॉमा इट हैज लो रिस्पॉन्सिवनेस, कॉमा इट हैज लो रिस्पॉन्सिवनेस, which means which means there are less substitutes available, which means which means there are less substitutes available. So consumer have, so consumers have less chances to switch. So consumers have less chances to switch if there are changes in, if there are changes in prices। तो बेटा यहाँ तक हमें नॉलेज के पूरे मार्क मिल गए, यहाँ तक हमें नॉलेज के 3 मार्क पूरे मिल गए। अब मुझे एनालिसिस का मार्क लेना है तो मुझे इसको बताना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू गेन द एनालिसिस मार्क मुझे इसको बताना पड़ेगा कि सर अब इलास्टिक में कंज्यूमर सरप्लस पे क्या इम्पैक्ट होगा, इन इलास्टिक पे कंज्यूमर सरप्लस पे क्या इम्पैक्ट होगा। सो देयर नाउ आपके पास दो तरीके, यू हैव टू वेज, either first to make the diagram and then explain it or first make the diagram and then explain it। first make the diagram and explanation, पहले आप explain कर दें उसके बाद आप डायग्राम बनाएं, चॉइस इज योर्स। ओके, सिंस मुझे तो याद है तो मैं तो पहले एक्सप्लेनेशन लिख दूंगा फिर डायग्राम बनाऊंगा, लेकिन अगर पहले डायग्राम भी बनाई जाए तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम गोना मेक द डायग्राम। इस सवाल में थोड़ी सी अप्रोच चेंज करते हैं, पहले डायग्राम बनाते हैं। तो या पहले एक काम करते हैं, समझा देते हैं, ठीक है। आ जाए, अब मैं क्या बताऊंगा। इन केस ऑफ इलास्टिक डिमांड,
आपको याद है इलास्टिक में कंज्यूमर सरप्लस इंक्रीज होता है, राइट? इन केस ऑफ इलास्टिक डिमांड, as there are more substitutes available, in case of elastic demand, as there are more substitutes available and the product is luxury, as there are more substitutes available and the product is luxury in nature, so consumers will be less willing to pay, so consumers will be less willing to pay higher prices, मतलब उनकी विलिंगनेस ज्यादा प्राइस पे करने के लिए कम होगी, क्योंकि सब्सिड्यूट ज्यादा है, वो स्विच मार सकते हैं अगर कोई ज्यादा प्राइस लेगा तो। सो वो ज्यादा प्राइस पे करने के लिए विल नहीं कर रहे होंगे, सो दे विल बी लेस विलिंग टू पे हायर प्राइसेस, कॉमा रिड्यूसिंग कंज्यूमर सरप्लस, कॉमा रिड्यूसिंग कंज्यूमर सरप्लस फ्रॉम PAA to P1AB as shown in diagram number 1। ओके, ठीक है, डन है। अब मैं इन इलास्टिक बताऊंगा इसको। इन इलास्टिक में क्या होगा, आए इन इलास्टिक करते हैं। अब इन इलास्टिक में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे वी विल राइट दैट in case of inelastic demand, as there are in case of inelastic demand, as there are less substitutes available, as there are less substitutes available, comma product being a necessity, product being a necessity and habitual in nature, मतलब प्रोडक्ट ऐसा होगा जो नेसेसिटी होगा और हैबिट फॉर्मिंग होगा, एंड हैबिचुअल इन नेचर, तो कंज्यूमर्स विल बी तो कंज्यूमर्स विल बी तो कंज्यूमर्स विल बी मोर विलिंग so consumers will be more willing to pay higher prices, comma increasing consumer surplus from PAA to P1AB as shown in डायग्राम नंबर 2। ओके, ठीक है, अब हम दो डायग्राम बनाएंगे, सही है। सबसे पहले दो एक्सेस बना दी, ठीक है, देखिएगा इधर। सबसे पहले दो एक्सेस बना दी, लेबलिंग कर ले। ऊपर वाली एक्सेस के ऊपर आ गया प्राइस, नीचे आ गया क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, नीचे आ गया क्वांटिटी डिमांडेड। अब जरा मुझे बताएं इलास्टिक में कौन सा कर्व बनेगा। बेटा इलास्टिक में फ्लैटर कर्व बनेगा, और विलिंगनेस मार्क करने के लिए मुझे कर्व को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये मैंने कौन सा कर्व बना दिया, ये मैंने फ्लैटर कर्व बना दिया। तो इधर लिखूं, ये डिमांड कर्व कौन सा हो गया बेटा, इस डिमांड कर्व को क्या कहते हैं, फ्लैटर कर्व, ठीक है। और सर जहां पर ये टच होगा, ये आपकी विलिंगनेस है, ये आपकी विलिंगनेस है, और ये आपकी एक्चुअल प्राइस और एक्चुअल क्वांटिटी आ गई। ये हो गई आपकी एक्चुअल प्राइस पी, ये पॉइंट ए हो गया, ये क्वांटिटी क्यू हो गई। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ ओल्ड कंज्यूमर सरप्लस क्या है, तो आप बोलेंगे ओल्ड कंज्यूमर सरप्लस है पी, ए और ए। क्यों, क्योंकि कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइस यू आर विलिंग टू पे एंड यू एक्चुअली पे। तो ये वाला ट्राइंगल हो गया, तो ये हो गया आपका कंज्यूमर सरप्लस P AA। अब बताएं न्यू कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा, न्यू प्राइस हो गई P1,
सॉरी, अब बताएं, इलास्टिक में सब्स्टिट्यूट ज्यादा है, प्रोड्यूसर रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए प्राइस को गिराएगा ना। तो अब देखिए, जैसे ही मैंने प्राइस को थोड़े से कम करा, क्वांटिटी डिमांड ज्यादा से बढ़ गई। देखें आप इधर, जैसे ही मैंने प्राइस को पी से P1 के ऊपर थोड़े से कम करा, तो आप देखें क्वांटिटी डिमांड ज्यादा से बढ़ गई Q से Q1 के ऊपर। और इसकी वजह से बेटा मूवमेंट हो गई किसके ऊपर, A से B के ऊपर। तो अब आप मुझे बताएं, न्यू कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा। बेटा कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइस यू आर विलिंग टू पे एंड यू एक्चुअली पे। तो विलिंगनेस उतनी ही है, एक्चुअल प्राइस डिक्रीज हो गई, तो इस बार ये वाला ट्राइंगल बन गया P1 AB। तो इधर लिख दो भाई, ये वाला ट्राइंगल क्या हो गया, P1 AB। ठीक है, तो ये हो गई आपकी डायग्राम नंबर 1। ओके, अब मुझे बताएं जरा, इन इलास्टिक में सब्स्टिट्यूट कम होते हैं, इन इलास्टिक में सब्स्टिट्यूट कम होते हैं, ऐसा ही है। सर इन इलास्टिक की अगर डायग्राम बनानी है तो क्या करूं, सबसे पहले लेबलिंग कर लें आप। सर ऊपर आ जाएगा प्राइस और नीचे आ जाएगा क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, डिमांड कर्व कौन सा बनेगा, स्टीप। क्या कर्व को एक्सिस से ज्वाइन करूं, यस और नो। कर्व को एक्सिस से ज्वाइन करना जरूरी है, क्योंकि जहां पर ये ज्वाइन होगा ना, वो आपकी विलिंगनेस है। तो ये डिमांड कर्व मैंने कौन सा बना दिया, इस डिमांड कर्व को कहते हैं स्टीप कर्व। क्या सर हमें पेपर में लिखना है कि स्टीप कर्व है, नहीं, जरूरत नहीं है। सर ये एक प्राइस हो गई, और जहां टच होगा वहां से क्वांटिटी आएगी, तो इधर लिखूं प्राइस P, पॉइंट A, और क्वांटिटी Q। बताए जरा, पुराना कंज्यूमर सरप्लस क्या हो जाएगा, P AA। पुराना कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा, विलिंगनेस और एक्चुअल प्राइस के दरमियान जो डिफरेंस है वो आपका कंज्यूमर सरप्लस है। तो ये वाला ट्राइंगल हो गया कंज्यूमर सरप्लस पुराना वाला। अब बताएं, इनइलास्टिक में अगर रेवेन्यू इंक्रीज करना है तो प्रोड्यूसर प्राइस को इंक्रीज करेगा। तो अब आप देखें, जैसे ही प्राइस ज्यादा से बढ़ाई तो क्वांटिटी थोड़े से कम हुई। आप देखें, जैसे ही प्राइस P से P1 के ऊपर इंक्रीज हुई, तो क्वांटिटी डिमांड Q से Q1 के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हो गई। सही कह रहा हूँ। देखें आप, जैसे ही प्राइस P से P1 के ऊपर इंक्रीज हो गई, तो आप देखें क्वांटिटी डिमांड Q से Q1 के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हो गई। तो आप देख सकते हैं प्राइस में आया है लार्जर चेंज, क्वांटिटी डिमांडेड में आया है स्मॉलर चेंज। बेटा ये ए से बी पे क्या हो रही है, इसको क्या कहते हैं, ये जो ए से बी पे हो रही है इसको क्या कहते हैं, इसको मूवमेंट कहते हैं। गुड, अब बताएं न्यू कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा। न्यू कंज्यूमर सरप्लस हो जाएगा P1 A एंड B, कंज्यूमर सरप्लस डिक्रीज हो गया। सर कंज्यूमर सरप्लस क्या हो गया, बेटा कंज्यूमर सरप्लस डिक्रीज हो गया। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं विलिंगनेस कांस्टेंट है, एक्चुअल प्राइस इंक्रीज हो गए P1 हो गई, तो कंज्यूमर सरप्लस क्या है, विलिंगनेस और एक्चुअल प्राइस के दरमियान डिफरेंस। तो ये वाला ट्राइंगल हो गया छोटा वाला। तो कंज्यूमर सरप्लस पहले बड़ा वाला ट्राइंगल, अब छोटा वाला हो गया, तो कंज्यूमर सरप्लस क्या हो गया, कंज्यूमर सरप्लस डिक्रीज हो गया। ठीक है। ओके, सो आप डायग्राम में देख सकते हैं इनइलास्टिक डिमांड है, प्रोड्यूसर को रेवेन्यू अगर बढ़ाना है तो वो प्राइस को ज्यादा से बढ़ाएगा, क्वांटिटी डिमांड थोड़े से कम होगी, और इसकी वजह से टोटल रेवेन्यू बढ़ जाएगा, और साथ साथ कंज्यूमर सरप्लस डिक्रीज होगा। कंज्यूमर सरप्लस इंक्रीजिंग टोटल रेवेन्यू एंड डिक्रीजिंग कंज्यूमर सरप्लस। आप देख सकते हैं कंज्यूमर सरप्लस पहले ये बड़ा वाला ट्राइंगल था, अब कंज्यूमर सरप्लस छोटा वाला ट्राइंगल ले गया, तो कंज्यूमर सरप्लस डिक्रीज हो गया, राइट। ओके, तो आप देख सकते हैं इलास्टिक डिमांड के अंदर प्रोड्यूसर प्राइस को स्मॉलर परसेंटेज से रिड्यूस करेगा, जिसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड लार्जर परसेंटेज से इंक्रीज हो जाएगी, और टोटल रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा, कंज्यूमर सरप्लस भी इंक्रीज होगा P AA से P1 AB पर, जो कि डायग्राम नंबर 1 में शो करा हुआ है। ठीक है। ओके, डायग्राम नंबर 1 और 2 में शो करा हुआ है। अब यहाँ तक हमें 6 मार्क्स तो मिल गए नॉलेज और एनालिसिस के। अब हमें सिर्फ और सिर्फ इवेल्युएशन का कंक्लूजन का मार्क्स है। तो कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं बेटा, कंक्लूजन में हम लोग ये लिख सकते हैं कि एक इंसान की विलिंगनेस चेंज हो सकती है। कंज्यूमर में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एक इंसान की विलिंगनेस चेंज हो सकती है। और कैसे चेंज होगी भाई, एडवर्टीजमेंट हो जाए, कोई बंदा मुझे आके बोल दे कि यार ये चीज बहुत ज्यादा अच्छी है, तो इसकी विलिंगनेस इसकी इसकी जो है ना, क्या कहते हैं वो, उसकी उसकी क्या बढ़ जाएगी,
Just a second. ओके, सो विलिंगनेस चेंज हो सकती है एडवर्टीजमेंट के थ्रू। एडवर्टीजमेंट हो जाए किसी चीज के लिए, मैं ज्यादा बिल कर लूँ पे करने के लिए, टेस्ट पैटर्न चेंज हो जाए तो विलिंगनेस गिर भी सकती है। सही है। तो बस हमें 2 मार्क की कंक्लूजन है, कोई एक वैलिड रीजन लिखना होगा। सो टू कंक्लूड, इन माय ओपिनियन, कंज्यूमर सरप्लस कैन इंक्रीज, कैन चेंज, कैन चेंज ड्यू टू, कैन चेंज ड्यू टू change in willingness, due to change in willingness of an individual, as it can be influenced, as it can be influenced by advertisement and changes in consumers, and changes in consumers taste and patterns. Okay, so we are done with the topical question of consumer surplus. We are also done with this topic as well. Okay, ठीक है जी, thank you so much. If it's clear, just leave me a thumbs up.